नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की तारीख है 6 जनवरी 2024 और दिन है शनिवार। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे और पीछे के जो करंट अफेयर हैं उसका रिवीजन भी आपको करवाते चलेंगे। इसमें आपको स्टैटिक जीके के सवाल भी मिलेंगे। स्टैटिक जीके में आपको महोत्सव, त्यौहार और मेले जितने हैं वो सारे चल रहे हैं। तो हमने अभी पिछले वीडियो में जो है 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का जो महोत्सव है उसको मतलब करा दिया है। और आपको इसके बाद भी 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी महोत्सव और जितने भी मेले हैं वो साथ में चल रहे हैं, उसका भी आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के। तो पहला सवाल है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4 है। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है तो वो दूसरा स्थान भारत का है। आगे बात करते हैं, 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष किसने घोषित किया है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इरेडा ने घोषित किया है। कौन है? इरेडा ने घोषित किया है। दूसरा सवाल यहाँ से क्या बन रहा है कि 2024 को मतलब इरेडा ने किस वर्ष को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ पे 2024 हो जाएगा। और तीसरा सवाल यहाँ पे अगर देखेंगे हम कैसे बनता है, तो यहाँ पे ये बन जाए इरेडा ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के रूप में घोषित करने का फैसला किया है इरेडा ने। तो यहाँ इस क्वेश्चन से 3 तरह के सवाल बन सकते हैं, आपको तीनों तरह से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि इरेडा मानव संसाधन विकास और अनुशासन पर काम करेगी 2024 में। अगला पॉइंट देख लेते हैं तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो इसको ओरिजिन बनाया इसका किया गया था, इसको बनाया गया था तो ये 1987 में बनाया गया था। आगे बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा दिवस, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है नवीनीकरणीय ऊर्जा दिवस। अगला क्वेश्चन है, तो यश स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यश स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रोफेसर B.R. कंबोज हो जाएंगे। यहाँ पे हैं B.R. कंबोज हो जाएंगे। आगे हम अगर बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में यश स्वामीनाथन हो जाएंगे। यश स्वामीनाथन का अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, तो इन्हें आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं और यहाँ से भी सवाल बनेंगे क्योंकि इससे जुड़े चीज़ें ये हैं ऊपर वाली चीज़। तो क्योंकि यहाँ यश स्वामीनाथन के बारे में लगभग जानते हैं तो यहाँ से सवाल ऊपर वाला बनने का बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि इसके मतलब इस पुरस्कार से, स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर B.R. कंबोज हो जाएंगे। आगे अगर बात कर लेते हैं तो यूरोपियन निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, तो ये नादिया कैल्विनो है। कौन हो जाएंगे? नादिया कैल्विनो ने इस पदभार को संभाला है। आगे हम बात अगर कर लें तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के कहाँ पर है? तो ये लग्जमबर्ग में हो जाएगा। और NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ये संघाई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रुसेला जोसेफ हैं, रुसेला जोसेफ। आगे अगर हम बात कर लेते हैं ADB की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मनीला में देखने को आपको मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मासातुसु आसाकावा हो जाएंगे। मैंने केवल आसाकावा डाला है क्योंकि ये आपको हो सकता है कि मासातुसु आसाकावा पूरा याद करने में दिक्कत हो, तो आपको इतना केवल आसाकावा याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ये वाशिंगटन में आपको देखने को मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय बग्गा हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगला सवाल है कि यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ के लाल बाग में, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, लाल बाग में के इलाके में राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। अब आपको यहाँ से सवाल कितनी तरह से बनेंगे? तो आपको एक सवाल तो ये बन जाएगा कि दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ में किस जगह पर
राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा लाल बाग। क्या है? लाल बाग हो जाएगा। और अगर ये भी हो सकता है कि आपको सवाल बन जाएगा कि दुर्गा बाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बन रहा है यहाँ से लखनऊ के लिए। तो सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आप एक सवाल को कई तरह से रिलेट करके ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब सवाल बनते हैं तो ये नहीं हो सकता है कि जो पढ़ाया गया है एकदम सेम टू सेम वही सवाल बने या वहीं से बने। तो यहाँ पे आपको 2-3 तरह से सवाल जो बन रहे हैं, तो दोनों तीनों तरह से आपको देखना चाहिए। अगर सवाल तीसरा ये बनता है कि लखनऊ में राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। तो ये एक सवाल यहाँ दुर्गा शंकर मिश्रा से बन रहा है। किस जगह पे किया गया है उत्तर प्रदेश में? तो लखनऊ में किया गया है। अगर बात कर ले हैं कि लखनऊ के लाल बाग में किया गया है, ये स्थान से हो गया। तो यहाँ से 3 तरह के सवाल बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले। किसी आपदा के आने से पहले जानकारी देगा ये। अब बात करते हैं हम लखनऊ की। अगर बात हो रही है तो लखनऊ में इकाना स्टेडियम है। इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अगर हम बात कर लेते हैं ड्रग्स रिसर्च सेंटर की, तो ये लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर रहे हैं हम शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे आपको लखनऊ में देखने को ये भी मिल जाएगा। इन्वेस्टर समिट आप देखे हैं कि लखनऊ में ही कराया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी आए थे और कई बड़े जो क्या कहते हैं कि उद्योगपति थे वो भी इस समिट में शामिल हुए थे। आगे बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये लखनऊ में मनाया गया उत्तराखंड महोत्सव। आगे अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट सेवा समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो न्यायमूर्ति B.R. गवई को बनाया गया है। कौन है? न्यायमूर्ति B.R. गवई हो जाएंगे। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या होगा, तो ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे उनको न्याय की प्राप्ति के लिए, कि उन्हें भी न्याय मिल सके, उसके लिए पैसे के प्रबंध करने का काम करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है? तो वहाँ पे आप देख लेंगे 33 जज और एक मुख्य जज होंगे, जिन्हें मिलाकर 34 हो जाएगा। अगर हम जब बात कर लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय कितने थे? तो 7 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, जो उसको मिलाकर 8 हो गया था। आगे अगर बात कर लें तो D.Y. चंद्रचूड़ जो है इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो Y.V. चंद्रचूड़ का जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब पहले न्यायाधीश की अगर हम बात कर ले, पहले न्यायाधीश जो है वो H.J. कानिया हो जाएंगे, यानी हीरालाल जेलाल कानिया इनका पूरा नाम है। अगर हम बात कर ले हैं 11वें नंबर के जो न्यायाधीश हैं, 11वें नंबर के न्यायाधीश हैं हैबतुल्ला। इनके जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी समय पे जो है उपराष्ट्रपति जो थे B.B. गिरी थे, जिन्होंने मतलब होता क्या है कि जब जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति उसको उस पद पर कार्य करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि ये जब राष्ट्रपति नहीं थे तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पे गए, तो वहाँ पे इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से। अब जैसे ही इन्होंने इस्तीफा उपराष्ट्रपति के पद से दिया तो यहाँ पे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ये भी पद चला गया। तो जब कोई ना तो राष्ट्रपति रह गए ना उपराष्ट्रपति रह गए, तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनमें से कोई आके जो है राष्ट्रपति के का कार्य करेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएंगे। तो यही काम यहाँ पर हुआ है, जिससे हैदतुल्ला जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। आगे बात करते हैं सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस व्यक्ति की मूर्ति जो है स्थापित की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा B.R. अम्बेडकर की मूर्ति जो है इसका अनावरण किया गया है।
आपको इसको जानना होगा क्योंकि मतलब इतने दिनों के बाद इनकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। आगे अगर हम बात कर लें तो ISCC प्लस प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा। आगे बात करें अगर हम COP28 UAE में इसके सलाहकार समिति के मुख्य मतलब सलाहकार समिति में मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी हो जाएंगे। आगे बात कर रहे हैं $100 बिलियन वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये $100 बिलियन प्राप्त करने वाली पहली महिला जो हो जाएंगी वो फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स हैं। कौन से हैं? फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला है पहली तो, और पहली है, महिला के साथ साथ पहली है, तो दोनों मिला के इम्पोर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 2023 में अपने वार्षिक ऑन टाइप प्रदर्शनी OTP के लिए दुनिया में तीसरे स्थान हासिल करने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यहाँ पे तीसरा स्थान हवाई अड्डा जो प्राप्त किया गया है वो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने प्राप्त किया है। बंगलोर शहर के संस्थापक कौन है? तो यही कैंपेगौड़ा हो जाएंगे। इन्हीं के जो मूर्ति का अनावरण किया गया है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है, और पहले नंबर पे कौन सा हवाई अड्डा रहा है? तो पहले नंबर पे मिनोपोलिस सेंट पॉल हवाई अड्डा रहा है। कौन सा हो जाएगा? मिनोपोलिस सेंट पॉल हवाई अड्डा ये पहले नंबर पे रहा है। दूसरे नंबर पे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है, और तीसरे नंबर पे जो है वो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अर्जेंटीना में लिथियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कौन सी कंपनी करेगी? तो यहाँ पे जो हो जाएंगे वो काबिल हो जाएगी। इस कंपनी का नाम क्या है? तो काबिल है। अभी आपने कुछ समय पहले एक करंट आया था कि भारत ने 5 लिथियम ब्लॉक को हायर किया है, जिसमें कार्य करने के लिए इन्होंने काबिल एक कंपनी है जिसको चुना गया है। शायद आपको समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, यहाँ पे अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, तो अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अर्जेंटीना ने अभी फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के तीसरा जो है फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता है। इसके पहले भी 2 जीत चुके हैं। फ्रांस को हराकर इस बार जीते हैं, और हुआ कहाँ पे था? तो ये कतर में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल करने वाला मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा। किसको? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल करने वाला। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें वन्यजीव अभ्यारण्य और उड़ीसा में है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, और उड़ीसा में ही आपको देखने को मिल जाएगा हीराकुंड डैम। अब हीराकुंड डैम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आप जान लीजिएगा कि ये इसकी चौड़ाई में मतलब सबसे बड़ा डैम है, और अगर गुरुत्वीय बांध की बात करेंगे तो भाखड़ा हो जाएगा। भाखड़ा जो है वो ऊपर की तरफ है, तो आप जान लीजिए कि इससे ऊंचाई जान लेंगे कि ऊपर की तरफ है तो ऊंचाई है। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो उड़ीसा में है ये एक समतल जमीन पे, इसलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो चौड़ाई के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये पिंकी कहाँ से हैं? तो ये पिंकी जो हो जाएंगी ये मिर्ज़ापुर की हैं। अगर हम बात करें यही मिर्ज़ापुर से एक और न्यूज़ की जो काफ़ी पहले की है, तो हो जाएगा कि सानिया मिर्ज़ा नाम की एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया है, और ये पहली मुस्लिम महिला है, इसलिए ये चर्चा में रही हैं। काफ़ी पहले की न्यूज़ है, लेकिन आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। यह योजना 22 जनवरी
2015 हरियाणा में से शुरू की गई थी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। और यहाँ से शुरू करने का कारण ये था कि जो लिंगा अनुपात है वो सबसे कम हरियाणा में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि जितने भी सवाल पीछे के हैं वो रिवीजन होंगे और कुछ नए सवाल भी यहाँ पे जुड़ेंगे। यहाँ से रिवीजन का पॉइंट शुरू हो रहा है, यहाँ से रिवीजन शुरू होगा। तो नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद है, ऑप्शन बी शिमला है, ऑप्शन बी नागपुर है, ऑप्शन डी भोपाल हो जाएगा। तो यहाँ पे नागपुर सही हो जाएगा। अब दिव्यांग दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 दिसंबर हो जाएगा, 3 दिसंबर को। और भिखारी मुक्त शहर की अगर हम बात कर लें तो नागपुर हो जाएगा। पहला हिंदी सम्मेलन यहीं पे नागपुर में मनाया गया है। कहाँ पे? पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में। आरएसएस का मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो ये भी आपको नागपुर में ही देखने को मिल जाएगा। नागपुर हवाई अड्डा BR अम्बेडकर के नाम पर बनाया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में 8वें नंबर का इसका नंबर रहा है। आगे 12वां दिव्य कला महोत्सव सूरत में मनाया गया है। अगर हम बात कर रहे हैं सूरत की तो सूरत में ही आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये सूरत में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको कार्यकारी निदेशक बताना है, ये हमने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है। आगे बात करते हैं। अजय बग्या जो है वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO हो जाएंगे। इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे हैं नीति आयोग के CEO हैं। अमिताभ कांत की बात करेंगे तो G20 के शेरपा हैं। और अगर परमेश्वर अय्यर की बात करेंगे तो ये G20 के पहले CEO रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत के G20 अध्यक्षता में पहला कृषि कार्य समूह AWG किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मुरैना है, ऑप्शन बी इंदौर है, ऑप्शन सी भोपाल है, ऑप्शन डी देहरादून है। तो यहाँ पे हो जाएगा भोपाल में आयोजित किया गया है। 17वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया है। और यहाँ मनाया जाता है तो 2 साल में एक बार, यानी अब की बार अगर मनाया गया है तो अगली बार मतलब नहीं मनाया जाएगा, उसके बाद वाले वर्ष में मनाया जाना रहेगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा हो जाएंगे। WPL जीतने वाली यानी वोमेन का जो 2020 था IPL की तरह होता है, ये पहली बार हुआ है और ये मुंबई ने जीता है। WPL के नाम से खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है? तो ये आपको वेलोसिटी हो जाएगा। और जेमिनी जो है ये गूगल का AI चैटबॉट है। अगर बात कर लेते हैं वर्ड तो ये भी गूगल के ही हो जाएंगे। आगे अगला सवाल है। PM ने किस राज्य में जल जीवन अभियान शुरू किया है? तो ये राजस्थान में जल जीवन अभियान शुरू किया गया है। अगला है 6 EMRS स्कूल राजस्थान में खोले जाएंगे। कहाँ पे खोले जाने हैं? तो राजस्थान में। मानगढ़ पहाड़ी को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला है। तो ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिल जाएगा। हर घर जल का लक्ष्य 2024 रखा गया है। 54वां टाइगर रिजर्व धौलापुर करौली, ये भी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। अगर कैमूर जो है ये बिहार का नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस शहर में स्थापित होगा? तो ये फतेहाबाद में। कहाँ पे है?
फतेहाबाद में स्थापित होगा। एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल की आवांश प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये फिजी में किया है। अगर हम बात कर रहे हैं फिजी की, तो फिजी की राजधानी सुआ हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फिजी की जो राजधानी है वो सुआ हो जाएगी। और यहीं फिजी में 12वां हिंदी सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र प्रमुख किसे चुना गया है? तो ये हेमंत गुप्ता हैं। कौन हो जाएंगे? हेमंत गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख जो हैं हेमंत गुप्ता हैं। नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे आखिरी में रहा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख हो जाएगा। अगर हम बात करें बड़े शहरों की, हम बड़े शहरों की, तो बड़े शहरों में कर्नाटका है। अगर पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो मणिपुर पहले स्थान पर रहे हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके के पोर्शन देख लेते हैं। और साथियों आपको बता दें कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। गोवा के जो महोत्सव हैं वो देख लीजिए आप। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व है, गोवा में मनाया जाता है। बोडरम पर्व गोवा में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो अंगूर महोत्सव भी गोवा में ही मनाया जाता है। साओ जाओ महोत्सव काफ़ी फेमस है और बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ से आपको साओ जाओ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, तो काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो नारली पूर्णिमा, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पाडवा यहाँ पे महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्दशी यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और कोजागारी पूजा जो है ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व जो है मनाया जाता है। मडाई है, पोला है और छेरा छोरा और मेघनाथ पर्व जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर लें तो उड़ीसा की, तो छाऊ है, धनु यात्रा, राजा पारवा है और बलिया यात्रा है, कोणार्क है और कोणार्क महोत्सव है। नुआखाई आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, नुआखाई। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में गणगौर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है गणगौर हो जाएगा। मडाई है, रस नावा है, काकसारा है, पीर बुधन है। तो ये इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो गणगौर हो जाएगा। चंडीगढ़ की अगर बात कर ले हैं तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, तो रौज उत्सव है, कैक्टस उत्सव है और गुलदाउदी उत्सव, यहाँ पे 3 उत्सव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।